नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती के लिए हम देख रहे थे पेपर पेस्ट प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य ज्ञान प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का होने वाला है मॉडल पेपर। दोस्तों आज हमारा जो मॉडल पेपर रहेगा वो रहेगा नंबर 25 का। दोस्तों 24 मॉडल पेपर हमने देख लिए हैं। एक एक मॉडल पेपर एग्जाम से पहले आप अटेंड करते जाइए। जब तक एग्जाम होगी तब तक इसी प्रकार रात की 9 बजे के बाद आपको प्रतिदिन मॉडल पेपर मिलता जाएगा। दोस्तों नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। संपूर्ण व्याख्या हर प्रश्न की यहां पर की जाएगी। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 100, जिसमें से सामान्य ज्ञान के रहेंगे आपके 80% और शिक्षा मनोविज्ञान के रहेंगे 20%। कुल हो गए 100%। दोस्तों अभी तक जिन साथियों के पेपर पेस्ट किए आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब दिन कितने बचे हैं? 20 दिन बचे हैं आज से। तो पेपर पेस्ट की कंप्लीट तैयारी नहीं हुई है और वो तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके स्टोर में जाइए। स्टोर में सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट का कोर्स दिया गया है, उसको आज ही ले लीजिए। दोस्तों मात्र नॉर्मल प्राइस के अंदर है, एक नाम मात्र की जो है वो हम लेते हैं दोस्तों, और उसके साथ आपको कंप्लीट नोट्स है वो मिल जाएंगे। एक बार इनको पढ़ लीजिए और फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर जाकर आप मेरे से मैसेज पर जानकारी ले सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत में पंचायती राज के जनक कौन थे? बलवंत राय मेहता, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड रिपन या भीमराव अंबेडकर? 5 सेकंड में उत्तर देना है, समझे आप? क्योंकि हमें कम समय में 2 घंटे का समय एग्जाम में मिलेगा, हमें यहां पर बहुत कम समय के अंदर ये कंप्लीट करना है। दोस्तों भारत में पंचायती राज के जनक है वो है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यहां पर एक नाम मिल रहा है आपको, बलवंत राय मेहता। ये क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक। एक नाम मिल रहा है लॉर्ड रिपन। ये क्या है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक। दोस्तों बात पंचायती राज की अगर मैं करता हूं तो 1959 के अंदर नागौर से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, 20 अक्टूबर 1959 को। दूसरा राज्य है जिसमें पंचायती राज की शुरुआत हुई वो है आंध्र प्रदेश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, 64वां तथा 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 संबंधित है पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट देखिए, 64वां है पंचायती राज से, 65वां जो संविधान संशोधन है वो नगरीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों समझ गए? तो ए व बी दोनों, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुमेलित कीजिए समिति और उसकी स्थापना। बलवंत राय मेहता, जी वी के राव, अशोक मेहता, थुंगन समिति। फटाफट सुमेलित कर दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से सुमेलित करना है। बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत 1957 के अंदर स्थापित की गई। अगली है जीवी के राव। जीवी के राव कब स्थापित की गई? कब स्थापित की गई? 1985 में। अशोक मेहता समिति कब? 1977 में। और थुंगन समिति कब? 1988 में। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि अशोक मेहता जो समिति है इसको लेकर, अशोक मेहता समिति की स्थापना तो हुई थी 1977 में, इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1978 में। तो ये दोनों याद रखने, 1 2 3 4, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। एल.एम. सिंघवी, बलवंत राय मेहता समिति, जीवी के राव समिति या गाडगिल समिति? बताइए दोस्त। एक समिति बनी थी
16 जून 1986 को, जिसका नाम था एल एम सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। उसने जो सभी पंचायती राज संस्थाएं उनको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? पुस्तकालय, बाजार एवं मेले, लोक विभाजन पद्धति, कृषि विपणन। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषय दिए गए हैं। पुस्तकालय, बाजार एवं मेले, लोक विभाजन पद्धति, इनमें से कृषि विपणन शामिल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथन पहचाने। यह एक संवैधानिक आयोग है, यह एक संवैधानिक उत्तर आयोग है, यह सांविधिक आयोग है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। ये सांविधिक आयोग है, ये यहां पे सही कथन है। अब देखिए, राज्य मानवाधिकार, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? कांता भटनागर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है मित्रों? गोपाल कृष्ण व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को अनुशंसा करने वाली समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा विपक्ष नेता, विधान परिषद के अध्यक्ष। विधान परिषद के अध्यक्ष ये शामिल नहीं होते हैं। समझ गए आप? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष नेता, इसके अलावा गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री, और इसके अलावा जो उच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश, ये सम्मिलित होते हैं। समझ गए? तो डी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन 8, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, न्यायालयों में लंबित किसी मानवाधिकार संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेलों व बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना, मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों को दंडित करना। कौन कौन से कार्य हैं? पहला तो है, दूसरा भी है, तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं है। पहला और दूसरा, बी ऑप्शन, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? पुखराज सिरवी, नमो नारायण मीणा, महेश गोयल, HR कुड़ी। बताइए दोस्तों। देखिए, सर्वाधिक कार्यकाल रहा था पुखराज सिरवी का, 2004 से 2011 तक। 2 नंबर है नमो नारायण मीणा, न्यूनतम कार्यकाल, इनका क्या रहा है? न्यूनतम कार्यकाल। आगे महेश गोयल की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्तमान में सदस्य हैं, वर्तमान में सदस्य हैं। HR कुड़ी, HR कुड़ी कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे, कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे। समझ गए? तो ऑप्शन ए पुखराज सिरवी। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की अब तक की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? कांता कतूरिया, कांता भटनागर, प्रतिभा पाटिल, जस्टिस विशाखा सिंह। ये क्वेश्चन हमने पहले देख भी लिया दोस्तों। कौन है? कांता भटनागर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति का अधिकार की वर्तमान स्थिति निम्न में से है? मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, बी व सी दोनों। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके द्वारा इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया
और इसको बना दिया गया कानूनी संवैधानिक अधिकार, कानूनी संवैधानिक अधिकार, यानी डी, बी व सी दोनों यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे भारत का मेग्ना कार्टा की संख्या दी गई है? 3, 4, 4 के या 5? मूल अधिकारों का जिसमें वर्णन है, किसमें? भाग 3 में। तो भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। 6 मूल अधिकारों का यहां पर वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये लोकतांत्रिक राजनीति के आदर्श हैं, विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं, इनका उद्देश्य कानून की सरकार की स्थापना करना न कि व्यक्तियों की, ये गैरवाद योग्य है। बताइए दोस्तों, सही कौन सा नहीं है? ये वाद योग्य है, गैरवाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य है। तो डी ऑप्शन यहां पे गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है, युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपात के तहत निम्न में से कौन से मूल अधिकारी को स्थगित किया जा सकता है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या सभी? बता दीजिए जल्दी से दोस्तों। देखिए, मूल अधिकारों की हम बात करें तो 20 और 21 इनको हम स्थगित नहीं कर सकते, बाकी सभी को। तो यहां पे अनुच्छेद 19 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी संस्था अनुच्छेद 1 के तहत राज्य की परिभाषा में नहीं आती? संसद, जिला बोर्ड सुधार गृह, एलआईसी, बीसीडी, ओएनजीसी? बताइए दोस्त, कौन है जो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है यहां पे? कोई भी नहीं, सभी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गलत कूट को पहचाने। मूल कर्तव्यों का पालन वैधानिक रूप से बाध्यकारी है। मूल कर्तव्य रूसी संविधान से प्रभावित है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में वर्णित है। संविधान के केवल एक अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों, ये याद रखना आपको। और यहां पे देखिए, गलत कूट है तो पहला देखिए वैधानिक रूप से बाध्यकारी, यही गलत है दोस्तों। मूल कर्तव्यों का पालन वैधानिक रूप से बाध्यकारी है, ये गलत है आपका। बाकी 3 बी सी डी सही है, तो गलत है ए ऑप्शन। कौन सा है? ए ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 17, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध निम्न में से किससे? मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रशासनिक अधिकार, केंद्र राज्य संबंध? 1976 में बनी थी सरदार स्वर्ण सिंह जयंती, किसको लेकर? संविधान के अंदर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। तो बी ऑप्शनों से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे? ए आर अंतुले, एस एस रे, डीपी सिंह या उपरोक्त सभी? देखिए, स्वर्ण सिंह समिति के कुल 12 सदस्य थे, याद रखना आपको, और ये तीनों उसके अंतर्गत थे। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल कर्तव्यों पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिए गए सुझावों में शामिल नहीं थे। संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए। कर्तव्य अनुपालना से इनकार करने पर संसद आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। कर अदायगी भी मूल कर्तव्य है। कर्तव्य अनुपालना से इनकार करने पर दंड या सजा न्यायालय द्वारा लागू करने का प्रावधान।
तो यहां पे देखिए जो गलत दिया गया है आपका शामिल नहीं था, ये नहीं था डी वाला। जबकि एक बात और ध्यान रखना, संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए, स्वर्ण सिंह समिति ने यह कहा था, लेकिन जोड़े कितने गए? 10 जोड़े गए, याद रखना। तो यहां पे डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? विधानसभा में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश हेतु सुरक्षित रखना, अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 200 के तहत विधायकों पर अनुमोदन करना। कौन सी विधायी शक्ति नहीं है? तो देखिए विधायी शक्ति की बात कर रहे हैं, जबकि ये दी गई है ना राष्ट्रपति की सिफारिश हेतु अनुच्छेद 201 के तहत, ये एक विवेकाधीन शक्ति होती है राज्यपाल की। तो यह आपका बी ऑप्शन है ना, जो विधायी शक्ति में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। बाद में दिया गया गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। बयाना का युद्ध 1527 में, और खानवा का युद्ध 1527 में। ये दो 1527 में आ गए ना। तो बयाना का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 16 फरवरी को, और खानवा का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 17 मार्च को। अब कर दो, सुमेलित कर दो मित्रों। यहां पे सुमेलित ही दिए गए, देखिए 1517, 1519, फरवरी 1527, मार्च 1527। 1 2 3 4, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर जाला अज्जा ने नेतृत्व किया। खानवा युद्ध में महमूद लोदी ने सांगा की तरफ से भाग लिया। सांगा को इंदुपत कहा जाता है। सांगा की समाधि कालपी नामक स्थान पर बनी हुई है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। क्योंकि देखिए कालपी स्थान पर मृत्यु हुई थी सांगवा की। सांगा की दोस्तों। और जो समाधि है ना इनकी समाधि, ये कहां पर है? कहां पर है? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो ये गलत हो गया ना आपका। डी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, हल्दीघाटी युद्ध के बारे में अशुमेलित है। अबुल फजल खमनोर का युद्ध, बदायूनी गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बादशाह बाग का युद्ध। गलत कौन सा है वो बताना है। देखिए यहां पे अशुमेलित है आपका ये सी ऑप्शन, जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन। गलत। मेवाड़ का मैराथन कहा था जेम्स टोड ने दिवेर युद्ध को। तो बात यहां पे हल्दीघाटी युद्ध की करें कि टोड ने उसको क्या कहा, यह भी तो है ना। तो थर्मोपल्ली कहा था, मेवाड़ की थर्मोपोली। मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था इसको। तो सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों के हाथियों के नाम थे। देखिए मेवाड़ की तरफ से दो हाथी थे, एक का नाम लूणा और दूसरे का नाम राम प्रसाद। लूणा और राम प्रसाद, ये मेवाड़ की तरफ से थे, लूणा राम प्रसाद। अब बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि मेवाड़ का जो हाथी था राम प्रसाद, उसका अकबर ने क्या नाम रखा? अकबर ने इसका नाम रखा था पीर प्रसाद। पीर प्रसाद इसी का नाम रखा था। जबकि अगर हम बात करते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों के हाथी, तो मुगलों के हाथी थे मर्दाना और गजमुक्ता। मर्दाना और गजमुक्ता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, मेवाड़ के किस शासक ने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया था? जगत सिंह, राज सिंह, अमर सिंह, जय सिंह। किसने? राज सिंह ने। शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो 1652 से लेकर 1680। यही है जिसने औरंगजेब का जो जजिया कर है उसका विरोध किया। औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उससे विवाह किया इन्होंने। समझे राज सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस मुगल शासक ने अपने सैनिकों से राजस्थान में
शुक्र तालाब खुदवाया? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? ये शुक्र तालाब है कहां पर? नागौर में। कहां पर है? नागौर के अंदर। समझे आप? 1570 की बात है ये, और सही रहेगा अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। क्वेश्चन 27, बीकानेर शासक राज सिंह के संबंध में सत्य कथन बताइए। 1572 ईस्वी में अकबर ने राज सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 ईस्वी में राज सिंह के नेतृत्व में सिवानागढ़ पर आक्रमण किया गया। राज सिंह ने जूनागढ़ किले की नींव 17 फरवरी 1589 को रखी। राज सिंह की मृत्यु कंधार में हुई। देखिए, राज सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी 1612 में। 1612 में डेट थी उसकी 22 फरवरी, 22 फरवरी 1612 को। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर के अंतिम समय में आमेर के राजा मानसिंह का मनसब था 4, 5, 7 या 9? कितना हजार? 7,000। एक तो थे मानसिंह जिनको 7,000 का मनसब था, एक और थे जिनको 7,000 का मनसब अकबर देते थे। वो कौन थे? कोका अजीज। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों का अश्वमेलित जोड़ा कौन सा है, वो बताना है। उदयपुर रियासत स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत राम सिंह, सिरोही शिव सिंह, अलवर रणजीत सिंह। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। अलवर रियासत के उस समय 1857 के समय विनय सिंह थे। विनय सिंह। तो रणजीत सिंह कहां के थे? रणजीत सिंह थे जैसलमेर के। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने 29 सितंबर 1803 ईस्वी को लॉर्ड वेलेजली से साइक संधि की? भरतपुर, अलवर, करौली, कोटा। सर्वप्रथम साहिक संधि किसने की थी? भरतपुर रियासत ने। अब एक क्वेश्चन तो यह आ गया आपका। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस शासक ने सर्वप्रथम विस्तृत रक्षात्मक और आक्रमण विरोधी संधि सबसे पहले किस रियासत ने की? तो उसमें आपका अलवर रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 की क्रांति में ग्वालियर के विद्रोही नेता तात्या टोपे 8 अगस्त 1857 को सर्वप्रथम राजस्थान में कहां आए? बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा। तात्या टोपे नाम, मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। ये याद रखना, तात्या टोपे का नाम, मूल नाम रामचंद्र, रामचंद्र पांडुरंग, ये डू है, पांडुरंग टोपे, ये मूल नाम था इनका। कहां आए थे? भीलवाड़ा। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 32 है, बटोट पाटोदा के ठाकुर डूंगर सिंह का संबंध किस जिले से है? बटोट पाटोदा के ठाकुर डूंगर सिंह का संबंध किस जिले से है? सीकर, जैसलमेर, कोटा, चूरू। सीकर में दोस्तों। सीकर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था डूंगजी जवार जी ने, वही चीज है। अगला क्वेश्चन, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किस क्रांतिकारी द्वारा की गई? अमरचंद बांटिया, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह केसरी सिंह बहारट है, और मास्टर अमीरचंद। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। कब? 1905 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 34, चेतावनी राज चुंगट्टा में सोरटू की संख्या
13, 12, 27 या 30, कितने थे? 13 थे दोस्तों। कितने थे? 13। किसने लिखे थे ये चेतावनी रचुंगट्या? किसने लिखी थी ये? केसरी सिंह बाहरट ने 1903 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जतीन दास बालमुकुंद बिस्सा का निधन कब हुआ? डेटें दी गई है, आप अपना उत्तर है वो कमेंट कर दें फटाफट। चरखा संघ, नागौर के अंदर चरखा संघ खद्दर भंडार की स्थापना इन्होंने बालमुकुंद बिस्सा ने की थी, और जेल के अंदर भूख हड़ताल के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 9 जून 1942। राजस्थान में जतीन दास बालमुकुंद बिस्सा का निधन 9 जून 1942। क्वेश्चन 36, वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख किन गीतों में मिलता है? जोरवा, जल, जच्चा, बिंदोला। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, फटाफट उत्तर आना चाहिए सभी साथियों का। यहां पे दिया हुआ ही नहीं है, जला गीत होता है ये, तो ये जल है, ये जला है आपका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई का संबंध किस जिले से है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। राजस्थान की मरु कोकिला, पद्मश्री 1982 में मिला था ना इनको। किससे? बीकानेर से दोस्तों। क्या सही है? सही है क्या? सही है दोस्तों। क्वेश्चन 38, उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत हम शिड्डो, जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, किस जाति से संबंधित है? मीना, भील, ग्रासिया या डामोर? भीलों से दोस्तों। किनसे हैं? भील जाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से सुमेलित है? सदीक खां कड़ताल का जादूगर, साकर खां सिंधी सारंगी वादक, मांड गायिकी मांगीबाई उदयपुर, मांड गायिका बनो बेगम जयपुर। बताइए, एशुमेलित गलत कथन कौन सा है? देखिए, साकर खां क्या थे ये? क्या थे ये? कामायचा वादक थे, कामायचा वादक। जबकि सिंधी सारंगी वादक ये कौन थे? ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना, लाखा खान, जिनको पद्मश्री दिया गया था। ऑप्शन भी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आ रहा 40, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में कमाइचा व सारंगी के साथ गीत नींबूड़ा मुख्यतः किस गायन शैली में गाया जाता है? लंगा, मंगनियार, मांड, तालबंदी। किस शैली में? लंगा शैली के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 41 है, कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? 2009, 10, 15 या 14? 2010 में। देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि कालबेलिया जो नृत्य, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो सपेरा है दोस्तों। गुलाबो सपेरा को 2016 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 42, गिंधड़ नृत्य के संबंध में असत्य कथन। ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, ये होली के दिनों में किया जाता है। नंगाड़े, ढोल, डप, चंग प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो यहां पे पहला ए सही, बी सही, सी सही, डी गलत, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 43, विवाह के अवसर पर ढोल, थाली, वाद्य यंत्रों के साथ विरोचित वेशभूषा धारण कर हाथ में तलवार लेकर नृत्य करते हैं, क्या कहलाता है? हाथी मन्ना, कच्ची घोड़ी, गुड़ला या शंकरिया? क्या कहलाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। देखिए, कच्ची घोड़ी नृत्य है ना, शेखावाटी क्षेत्र है, फिर कुचामन, डीडवाना, परबसर, मकराना, यहां का है ये प्रसिद्ध।
कच्ची घोड़ी, काट और कपड़े की बनी हुई घोड़ी होती है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, मछली नृत्य संबंधित है कालबेलिया, कंजर, सहरिया या बंजारा? मछली नृत्य किनका है? बंजारा का, बंजारा जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 45, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? बवाई, तेरेताली, डांडिया, कालबेलिया? किस नृत्य से? बवाई नृत्य से दोस्तों। क्वेश्चन 46, पशु गणना रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। पशु गणना प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। राजस्थान में कुल पशुधन 56.8 मिलियन है। गत पशुधन गणना में 1.66% की वृद्धि दर्ज की गई। भेड़ों की संख्या के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो आपको बताना है, सही कथन ही सिर्फ आपको बताना है दोस्तों। देखिए, पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष से आयोजित की जाती है, गलत। राजस्थान में कुल पशुधन 56.8 मिलियन है, सही। गत पशुधन गणना में 1.66% की वृद्धि नहीं, कमी दर्ज की गई, तो गलत। और भेड़ों की संख्या के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है, सही। दूसरा और चौथा सही है, यहां पे सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 47, बजट 2022 की घोषणा अनुसार राजस्थान सरकार ने किस पशु हेतु संरक्षण एवं विकास नीति की घोषणा की? गाय, चिंकारा, ऊंट या काला हिरण? ऊंट के संरक्षण एवं विकास के लिए नीति की घोषणा की दोस्तों। क्वेश्चन 48, निम्न में से सुमेलित है? गाय की नस्ल और उसका स्थान बताइए दोस्तों। राठी, गंगानगर, बीकानेर, मालवी, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, कांकरेज, बाड़मेर, पाली, जालोर, थारपारकर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर? गलत बता दो। ये रहा मालवी, यहां पे नहीं है, ये कोटा है। कोटा के अलावा हम बात करें तो झालावाड़ है, उदयपुर है, बूंदी है, यहां पर मिलेगी। तो बी ऑप्शन यहां पे गलत करा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, सुमेलित कीजिए पशु मेला और स्थान। बताइए दोस्तों, पशु मेला और स्थान आपको दिया गया है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निंबूनाथ पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला, श्री बलदेव पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला। तो चलिए करते हैं सुमेलित, आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, निंबूनाथ पशु मेला पाली का है, शिवरात्रि पशु मेला करौली का है, बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में लगता है और गोमती सागर पशु मेला जालरा पाटन में लगता है। 2 3 1 4 ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से असुमेलित है पशु व नस्ल? असुमेलित, गाय की मेवाती, भैंस की सुरती, ऊंट की जनसाकारी और बकरी की बीटल? गाय की मेवाती, भैंस की सुरती, ऊंट की जनसाकारी, ये तो घोड़े की नस्ल है। किसकी है? घोड़े की नस्ल है, तो ये गलत हो गया। और बकरी की बीटल, सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 51, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के संदर्भ में सत्य कथन बताइए और साथ में ये काम कर दीजिए। आधे क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। इसकी स्थापना 1977 में हुई। इसकी स्थापना विश्व बैंक के सहयोग से हुई। श्रीमती सुषमा अरोड़ा आरसीडीएफ की वर्तमान प्रबंध निदेशक है। राजस्थान शहरी डेयरी फेडरेशन की बात कर रहे हैं। तो जो सत्य कथन है वो आपको यहां पे बताने हैं। मेरी नजर में तो तीनों ही सही है, इसके तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और 1 2 3 सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, 1 सेकेंड कर दीजिए फटाफट। नेक्स्ट, हाल ही में आरसीडीएफ द्वारा सरस ब्रांड दूध में किन विटामिनों की अनिवार्यता लागू की गई? ए बी, ए डी, ए सी, बी डी? कौन से विटामिन?
ये घोषणा नवंबर 2021 में की गई थी दोस्तों। कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए व डी की दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है, बजट 2022 घोषणा अनुसार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत प्रति लीटर अनुदान 2 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3, 5, 4 या 6? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना ये चालू हुई थी 1 जनवरी नहीं, फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई थी और 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है बजट 2022 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 54, सुमेलित कीजिए पशु प्रजनन केंद्र और स्थान। सबसे पहले दिया गया केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, कहां पर है? अविकानगर में। और अविका नंबर है अविकानगर येरा टोंक में। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? जोड़बीड़ बीकानेर में। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र है बिल्लाड़ा जोधपुर में। कहां पर? बिल्लाड़ा जोधपुर में। और भैंस प्रजनन केंद्र है वल्लभनगर उदयपुर में। 2 1 4 3 सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 55, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना कहां की गई? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर। कहां पर? जयपुर के अंदर दोस्तों। अब देखिए, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, एक आएगा डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, उसका बीकानेर कर देना आप। यहां पे डेयरी एवं खाद्य आए, अगर डेयरी विज्ञान एवं खाद्य, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, तो वो बीकानेर में होगा। वैश्वीकरण के कारण सरकार की ताकतों में क्या परिवर्तन होता है? वृद्धि होती है, कमी होती है, एक समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। कमी होती है दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 57, भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? उपयुक्त कथन किसका है? डी हार्वे, अमर्त्य सेन, आर रॉबर्टसन, जे ए सोल्टे। किसका है दोस्तों ये? रालेड रॉबर्टसन, आर रॉबर्टसन का है दोस्तों। क्वेश्चन 58, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये सत्य कथन छांट दीजिए। चाबहार बंदरगाह ईरान भारत, गवादर बंदरगाह पाकिस्तान चीन, हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका चीन, सीपीसी चीन पोलैंड। जो गलत है वो बताना है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा एबीसी सही है। चौथा देखिए सीपीसी, ये चीन और पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है दोस्तों, समझे आप, चीन और पाकिस्तान का। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 59, रूस यूक्रेन यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा में रहा नाटो के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1946 में हुई। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है। नाटो की आधिकारिक भाषा स्पेनिश अंग्रेजी है। नाटो में वर्तमान सदस्य 32 है। देखिए, पहली बात, नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 नहीं, 1949 में हुई थी, समझे? तो गलत हो गया। बेल्जियम में मुख्यालय तो सही है। नाटो की आधिकारिक भाषा स्पेनिश नहीं है, गलत है, ये फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी और अंग्रेजी ये दोनों है। और नाटो में वर्तमान में 30 सदस्य हैं। तो सिर्फ आपका सही कौन सा है? बी वाला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 60, ओपेक के संदर्भ में निम्न कथनों में असत्य कथन बताइए। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में है। वर्तमान में इसके 15 सदस्य हैं। भारत भी ओपेक के सदस्य देशों में शामिल है।
असत्य कथन, पहला सही, दूजा गलत, तीजा गलत, चौथा गलत। देखिए, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो कहां पर है? वियना। और वियना कहां पर है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में। वर्तमान में इसके 15 सदस्य नहीं है, इसके 13 सदस्य हैं। कितने? 13 सदस्य। समझे आप? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और भारत भी ओपेक के सदस्य देशों में शामिल है, ये भी गलत है, शामिल नहीं है। और इक्वाडोर है, वो भी ओपेक से बाहर होने का निर्णय उसने ले लिया वर्तमान में। करंट का क्वेश्चन है ये, तो गलत है 2, 3, 4, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 61, भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांशीय विस्तार का अंतर 29 डिग्री 2 मिनट है। देशांतरीय विस्तार का अंतर 29 डिग्री 18 मिनट है। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये नहीं है कि एग्जाम की दृष्टि से अच्छा नहीं है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। भारत की कुल सीमा, स्थलीय व समुद्री सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती। अब आपको बताना है सत्य कथन यहां पे कौन से हैं। सही बात है, चारों सत्य है यहां पे। डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 62, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमाएं व सिक्किम की सीमा किस देश से लगती है? नेपाल, भूटान, चीन या म्यांमार? फटाफट बता दीजिए दोस्तों। किससे? नेपाल के साथ दोस्तों। क्वेश्चन 63, सुस्ता, मेची, तनकपुर आदि स्थान का भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या चीन? किसके साथ? नेपाल के साथ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, सुमेलित कीजिए। दर्रा और उसकी स्थिति दी गई है। बनिहाल, सिपिकला, सिपकिला, बारालाचाला और बोमडिल्ला। बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर। सिपकिला दर्रा शिमला तिब्बत। बारालाचाला दर्रा मंडी ले, मंडी हिमाचल प्रदेश। और बोमडिल्ला दर्रा तवांग घाटी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश में है ये बोमडिल्ला दर्रा। समझ गए? तो यहां पे 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 65 है, एशुमेली चाटिए। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय कौन सी नदी कहां से निकलती यह आपको बतानी है दोस्तों। जो एशुमेलित है वो आपको यहां पर बता देना है। पंजाब हिमालय से सिंधु व सतलज एकदम करेक्ट है आपका। कुमायूं हिमालय, सतलज तो निकलती है। दूसरी बात, यहां पे ये किन नदियों के मध्य ये दिया गया है। पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज के मध्य है ना, तो निकलती नहीं है पंजाब सिंधु। जबकि कुमायूं हिमालय सतलज और तीस्ता के मध्य नहीं है, सतलज और काली के मध्य है, काली नदी के मध्य। तो ये गलत हो गया आपका बी ऑप्शन। ऑप्शन बी सही है। यहां पे इनके मध्य नेपाल हिमालय काली व तीस्ता के मध्य, असम हिमालय तीस्ता व दियांग के मध्य। क्वेश्चन 66, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह हवा चिनूक के समान ही आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी हवा की चर्चा की गई है? फोन, टेम्परेल, टेलेग्रोलर या योमा? किसकी? फोन हवा की, जो अंगूर की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी हवा होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सिराको पवन के संदर्भ में सत्य कथन। यह मानसूनी हवा है। मिस्र में इसे खमसीन, लीबिया में इसे गिबली कहा जाता है। यह सारा के रेगिस्तानी भाग में भूमध्य सागर से होकर इटली व स्पेन में प्रवेश करती है। स्पेन में इसे लेवेस कहा जाता है। तो यह सत्य कथन आप है वो बता दीजिए। पहला ही है, मानसूनी हवा थोड़ी के सिरोको, गर्म शुष्क रेत भरी हवा है ये। तो ए ऑप्शन सही रहेगा, बाकी तीनों सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 68, निम्न में अशुमेलित है। हवा व स्थान, विरासेन पेरू व चिल्ली, जूरन इंडोनेशिया, जोंडा अर्जेंटीना व उरुग्वे, हरमट्टन सहारा रेगिस्तान।
तो देखिए यहाँ पे जुरनवा दी गई है ना, इंडोनेशिया नहीं है, ये जो स्विट्जरलैंड है ना उसका सूरा पर्वत है, वहां से लेकर इटली तक बहती है। तो आपका बी ऑप्शन है सुमेलित है यहाँ पे। क्वेश्चन 69, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टोंसले ने किया। ओजोन परत का छिद्र सर्वप्रथम जोसेफ फोरमैन ने देखा। तो जो सही है वो बता दो। देखिए पहला, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इकोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था अर्नेस्ट हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल ने, समझे आप। एजी टोंसले इन्होंने इकोसिस्टम शब्द है उसका जनक क्या वो दिया था दोस्तों। तो पहला गलत हो गया आपका, और दूसरा तो सही है, केवल दूसरा सही है यहां पे, दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन। क्वेश्चन 70, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी पर विचार करिए मित्रों। यह पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसके पश्चात भारत में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान चलाया गया। इसी सम्मेलन में यूएनईपी का गठन किया गया। सत्य कथन बता दो। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा है इसी सम्मेलन में यूएनईपी का गठन किया गया। यूएनईपी का जो मुख्यालय है ना वो नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या में। और तीनों सही है, डी ऑप्शन 1 2 3 सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 71, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में असत्य कथन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो देखिए इसको जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट व क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में डेनमार्क की पहली रैंक है। भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पर है। कजाकिस्तान इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर है। बताइए। पहला सही, दूसरा दे एक अच्छी सी खबर। देखिए यहां पे पहली रैंक बताइए ना, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा इस स्थानों पर कोई देश नहीं पहुंचा। चौथे स्थान पर पहुंचा था डेनमार्क, इस वजह से पहली रैंक है। भारत 10वें स्थान पर था इसमें, समझे आप। और कजाकिस्तान अंतिम स्थान पर नहीं था। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे असत्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित कोलवी गुफाओं को बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। ये किस जिले में? कोलवी गुफाएं कहां पर है दोस्तों? राजस्थान की जिनको एलोरा गुफा कहते हैं वो जोधपुर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ या डूंगरपुर। कहां पर है? झालावाड़ के अंदर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 73, वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में कौन सा पदक जीता? जेवलिन थ्रो के अंदर। रजत पदक जीता था दोस्तों। सी ऑप्शन सही आपका यहां पे रहेगा। क्वेश्चन 74 है, निम्न में से कौन पद्मश्री 2022 से सम्मानित नहीं किया गया? अवनी लखेरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा, राजीव महर्षि। अवनी लखेरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा, इनको तो पद्मश्री मिला है। लेकिन जो राजीव महर्षि है ना, इनको पद्म भूषण मिला है। एक और है इनके साथ, देवेंद्र झाझड़िया। इन दोनों को, देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि को 2022 के अंदर राजस्थान के ये 5 विजेता है। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में नए जिलों को गठन को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? राम लुभाया, विजय व्यास, बीएल कुमावत, राजीव महर्षि। किसकी अध्यक्षता में? राम लुभाया की अध्यक्षता में। क्वेश्चन 76 है, हाल ही में जोयन गांव में जुरासिक काल के केसुर की जीवाश्म मिले। ये गांव किस जिले में स्थित है? कहां पड़ता है ये गांव? प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, जालोर या फिर जैसलमेर। इन जीवाश्मों की खोज की थी ना, उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा। जुरासिक काल के हैं ये जीवाश्म। और ये जोयन गांव है आपके जैसलमेर जिले में। कहां पर है? जैसलमेर जिले में।
क्वेश्चन 77 शिक्षा मनोविज्ञान, स्वतंत्र से लेकर छिन्नम तक। वह अधिगम जो व्यवहार के परिणाम का प्रभाव होता है कहलाता है। वह अधिगम जो व्यवहार के परिणाम का प्रभाव होता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंधन, अनुकूलित अनुबंधन, सकारात्मक अनुबंधन। क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। सिद्धांत किसका है ये? स्किनर का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 78 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता अंतर्दृष्टि के बारे में गलत है? ये प्रोडू की तुलना में बालकों में अधिक होती है। सूझ द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। प्रत्यक्षीकरण में अंतर्दृष्टि से सहायता मिलती है। सूझ का संबंध बुद्धि से होता है। देखिए, अंतर्दृष्टि प्रोडू की तुलना में बालकों में नहीं, बालकों की तुलना में प्रोडू में अधिक होती है, तो यह गलत है। आपका पहले वाला गलत है। क्वेश्चन 79 प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने में निम्न में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व हो सकता है? अभिप्रेरणा, बाधा, आकस्मिक सफलता, स्थिरता। प्रयास एवं भूल की बात हो रही है। कौन सा हो सकता है? स्थिरता दोस्तों, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 80 थोरनडाइक के अभ्यास के नियम को किन दो उपनियमों में बांटा गया है? संतुष्टि या असंतुष्टि नियम, संतुष्टि या कष्ट नियम, उपयोग या अनुप्रयोग नियम, या शीघ्रता या तत्परता नियम। अभ्यास के नियम की बात कर रहे हैं। दो अभ्यास, देखिए मुख्य नियम बताए थे तीन प्राथमिक नियम, एक तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के दो बताए थे, एक उपयोग का और दूसरा अनुप्रयोग का नियम। क्वेश्चन 81 अधिगम की प्रकृति के बारे में असत्य कथन बताइए। अधिगम त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता। अधिगम द्वारा व्यवहार में तुलनात्मक अपरिवर्तनशील परिवर्तन होते हैं। अधिगम व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया है। अधिगम सामाजिक एवं असामाजिक दोनों हो सकते हैं। असत्य बताना है, यह रहा असत्य। अधिगम त्रुटिपूर्ण हो सकता है, समझे आप? त्रुटि रहित भी हो सकता है, त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है, समझे आप? अगला क्वेश्चन 20वीं सदी में जिन अधिगम सिद्धांतों का निर्माण हुआ वह कितने उपागमों में बांटे गए? 3, 4, 5 या 6? प्रयोग पर आधारित है ना 20वीं सदी के, तो 4 उपागमों में इनको बांटा गया था दोस्तों। क्वेश्चन 83 जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होते हैं? पुनर्बलन, वयस्कों में व्यवहार का अवलोकन, बालक द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, वयस्कों का सहयोग। जिन पियाजे के अनुसार अधिगम में क्या आवश्यक है? बालक द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, स्वयं बालक के द्वारा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 84 अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता है। बच्चों में सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। दंड देने से बालकों के अधिगम में सुधार होता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र होता है। बताइए। ये रहा, दंड देने से बालकों के अधिगम में सुधार होता है, ये सही है बांडुरा के अनुसार। क्वेश्चन 85 अधिगम का वह उपागम जो अधिगम की व्याख्या उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य के संबंध के रूप में करता है, क्या कहलाता है? व्यवहारवादी उपागम, संज्ञानवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, रचनात्मक उपागम। क्या कहलाता है? व्यवहारवादी उपागम। क्वेश्चन 86 निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, अर्थपूर्ण सामग्री, माता पिता का सहयोग, सहपाठियों से स्वच्छ प्रतियोगिता। सकारात्मक रूप से प्रभावित, तो अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये तो नकारात्मक हो गया, यह प्रभावित नहीं करेगा। क्वेश्चन 87 निम्न में से कौन सा तत्व
कक्षा में अधिगम में सहायक हो सकता है। देखिए, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उनका मूल्यांकन बहुत सरल कर देना, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा करना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा एवं सहायता देना, कालांश की अवधि बढ़ाना। कौन सा तत्व है जो कक्षा में अधिगम में सहायक हो सकता है? ये वाला, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा एवं सहायता देने वाला। दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आ रहा है 88 नंबर। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम, सीखने की सादृश्यता नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का अनुप्रयोग का नियम। एक गौण नियम है दोस्तों, थोरनडाइक का। क्या कहता है? जो पहले किया वैसा ही करना चाहता है, मतलब सादृश्यता का नियम, सीखने में सादृश्यता का नियम। क्वेश्चन 89। सीखना या अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण अर्जित करता है जो कि सामान्य जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अधिगम से संबंधित ये कथन है किसका? क्रो एंड क्रो, गेट्स वेन्ने, वुडवर्थ, जीडी बोआज। बताइए दोस्त। यह है जीडी बोआज का कथन दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 90। निम्न में से अधिगम के किस वाद ने कर्षण शक्ति, सदिश एवं अवरोध जैसे नवीन तथ्यों का उल्लेख किया? मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, साहचर्यवाद। किसने? गेस्टाल्टवाद ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 91 है, अधिगम के किस उपागम के तहत अधिगम को आंतरिक मनोवैज्ञानिक कार्य यथा प्रत्याक्षण, संप्रति निर्माण, अवदान, स्मृति आदि के रूप में माना जाता है? व्यवहारवादी उपागम, संरचनावादी उपागम, संज्ञानवादी उपागम, इनमें से कोई नहीं। संज्ञानवादी उपागम के अंतर्गत। क्वेश्चन 92। वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभव के प्रभाव को प्रशिक्षण अथवा अधिगम अंतरण कहते हैं। यह कथन किसका है? हिलगार्ड, एंटकिंसन, सोरेनसन, अंडरवुड। वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभव के प्रभाव को प्रशिक्षण अथवा अधिगम अंतरण कहते हैं। यह कथन है अंडरवुड का दोस्तों। क्वेश्चन 93। बीएफ स्किनर के अनुसार वे अनुक्रियाएं जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण होती है कहलाती है सहज अनुक्रिया, व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार, ए बी दोनों। बताइए। जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण होती है क्या कहलाती है? सहज अनुक्रिया, और इसी को व्यवहार कहते हैं। जबकि वह अनुक्रिया जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण है नहीं होती है, ज्ञात उद्दीपन के कारण अगर नहीं होती है उन्हें कहते हैं क्रिया प्रसूत व्यवहार। ए व बी सही है यहां पे, डी ए व बी दोनों सही रहेगा। क्वेश्चन 94। किसको पावलोव की विचारधारा पर आधारित अधिगम प्रक्रिया को मानव क्षेत्र में लागू करने का श्रेय दिया जाता है? स्किनर, वाटसन, वुडवर्थ या थोरनडाइक? पावलोव की विचारधारा पर आधारित अधिगम प्रक्रिया को मानव क्षेत्र में लागू करने का श्रेय किसको है? वाटसन को दोस्तों। किसको है? वाटसन को। क्वेश्चन आ रहा है 95। संबंधन का जनक किसे माना जाता है? संबंधन का जनक, संबंधन का जनक कौन है? थोरनडाइक। चलो बता दो अनुबंधन का जनक। अनुबंधन का जनक पावलोव। क्वेश्चन 96। मानवों में ज्ञान का द्वितीय सोपान माना जाता है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रति निर्माण, इनमें से कोई नहीं। मानवों में ज्ञान का द्वितीय सोपान प्रथम तो है संवेदना,
द्वितीय है प्रत्यक्षीकरण, पहला ये दूसरा ये, तो तीसरा कौन सा रह गया बता दीजिए, संपर्त्य निर्माण, ये तीसरा। तो ऑप्शन बी सही है यहां पे। क्वेश्चन 97, असत्य कथन बताना है। हरित क्रांति 1960 के दशक में बोरलोग द्वारा शुरू किया गया प्रयास था। वर्ष 1970 में बोरलोग को नई सिंचाई पद्धति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। खाद्यान्न में हरित क्रांति के समय भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक देखने को मिला। तो यहां पे देखिए पहला सही है, दूसरा गलत है। वर्ष 1970 में बोरलोग को नई सिंचाई पद्धति के लिए नहीं, नई किस्मों के लिए, किस्में जो उच्च उपज देने वाली किस्में हैं उनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यह गलत है आपका, बी ऑप्शन है सत्य है यहां पे। क्वेश्चन 98, भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, वो आपको बताना है। सेवा में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य शीर्ष योगदान करता है। सेवा क्षेत्र भारत में विदेशी निवेश अंतर्वाह उद्योग क्षेत्र के बाद दूसरा बड़ा प्राप्त करता है। सेवा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत वर्ष 2020 में एफडीआई का 5वां बड़ा प्राप्तकर्ता देश है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा गलत है, सिर्फ दूसरा, समझ गए, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन 99, भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में असत्य कथन। भारत की पहली औद्योगिक नीति 1950 में जारी की गई। 1853 में पहली सूती वस्त्र मिल कवासी डाबर द्वारा स्थापित की गई। महाराष्ट्र गुजरात सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन में अग्रणी राज्य थे। स्टार्टअप इंडिया पहल 2016 में लॉन्च की गई। जो यहां पे पूछा है असत्य बता दो। पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को, यह गलत है आपका, ऑप्शन ए वाला, बाकी बी सी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत के आर्थिक संकट के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। वर्ष 1990-91 में भारत को गंभीर भुगतान संतुलन का सामना करना पड़ा। वर्ष 1990-91 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 8.4% था। भारत में उदारीकरण की नीति बिना किसी बाहरी दबाव के नीतिगत स्वायत्तता से अपनाई गई। मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री थे। ये रहा सी वाला, ये गलत है, बाकी ए बी सी यहां ए बी डी सही है दोस्तों। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। आपका स्कोर कमेंट कर दो। पहले सबसे पहले अपना स्कोर 100 में से कितने सही है आपके। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो भी कमेंट करें। और 20 दिन बचे हैं अब आपके सामने, और 20 दिन में पेपर पेस्ट करना है आपको तैयार। नोट्स दिए गए हैं कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। अभी जाना सभी मित्र, जिन्होंने प्राप्त नहीं किया अभी जाइए और प्राप्त कर लीजिए। रही बात किसी भी प्रकार की जानकारी, तो इंस्टाग्राम यहां पर दी गई है। सभी साथी यहां से इंस्टाग्राम पर जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके जो भी जानकारी लेनी है आप कभी भी ले सकते हो। तो कैसी लगी आज की ये क्लास, आज का ये मॉडल पेपर? 25 मॉडल पेपर कंप्लीट होते हैं इसके साथ ही हमारे, लेकिन जब तक एग्जाम तब तक मॉडल पेपर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।